बहुत सारे दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले ही अपने सवाल शेयर कर चुके हैं। एक ना नैन्सी जी का सवाल सबसे पहले प्राइम मेंबर्स में देखें तो कह रही हैं कि हैप्पी न्यू ईयर ऑल, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ टू एंजॉय लाइफ। एंजॉय लाइफ की बात से शुरू हुआ था कार्यक्रम, आज मस्त रहने से ही और वही बात फिर से आ गई। तो ये कह रही हैं कि टू व्हीलर के, सर ये आप ही एड्रेस कीजिएगा तपन सर, ये कह रही है कि टू व्हीलर के नंबर जैसे आए हैं, हमने हीरो मोटोकॉर्प भी देखा, हमने टीवीएस के नंबर्स भी देखे हैं, इसके बेसिस पर क्या करंट मार्केट प्राइस पर बेलराइज को खरीदा जा सकता है, जो ऑटो एंसिलरी प्ले है, इनके जो सप्लायर है, ये सवाल है इनका। और करंट मार्केट प्राइस पर फिर मैं डीसीबी की बैंक की बात कर रहा हूँ, पहले ये बेलराइज बताइए सर, इन लेवल्स पे भी लिया जा सकता है क्या? बेलराइज कंपनी तो अच्छी है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। अगर आप देखें तो इसका पिछले कुछ क्वार्टर से रिजल्ट भी अच्छा है। ऑफ कोर्स ये अपने कह सकते हैं ना ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, लेकिन नो परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। और मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि जिस तरह की ऑटो डिमांड की रिकवरी आ रही है, और नो इवन ये जो सेगमेंट में ईवी और डिफेंस सेगमेंट, वहाँ भी अच्छा नो डिमांड है। और अगर आप देखें तो काफ़ी इंस्टीट्यूशनल यहाँ इंटरेस्ट भी दिख रहा है, जो इंस्टीट्यूशनल डील्स भी हो रही है। सो यहाँ उस तरह से डिमांड है। और अगर आप देखो तो टू व्हीलर शेयर में ना आई थिंक इनका लार्जेस्ट स्टेक कहते हैं कि उनका पार्ट है। सो दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग बेलराइज एज सच, उनके जो सेगमेंट है उसमें। और आगे जाके वो सस्पेंशन ऑर्डर्स और वहाँ भी ऑर्डर मिलने वाले ऐसा लग रहा है। मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, तो बाय ऑन डिप्स रखे। अगर यहाँ 10-15% भी थोड़ा नीचे आता है, 5-10%, तो धीरे धीरे एसआईपी मोड में आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसआईपी मोड में धीरे धीरे कोई भी गिरावट मिलती है तो आप बेलराइज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चल सकते हैं। वेले मैम जरा आप डीसीबी बैंक देखिए, दूसरा सवाल इनका डीसीबी बैंक को लेकर है। कह रहे हैं कि डीसीबी बैंक का एट 185 क्या मेरा लेवल आने पर एग्जिट करूं या फिर वेट करूं? तो पहली बात तो इनका लेवल कब तक आएगा और इनको क्या एग्जिट कर जाना चाहिए अगर 185 आ जाता है जो कि इनका एंट्री लेवल है? तो एग्जिट मत करिए, उसके बाद तो इसमें अपॉर्चुनिटी होगी कि ये आपको 190, जो कि 5 पॉइंट अभी ही है वैसे आपके बाइंग से, बट 190 जो अचीवेबल है। एंड इसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ट्रेलिंग के साथ में आप इसको थोड़ा और होल्ड कर लीजिएगा 200 तक, ये पॉसिबल है। अभी ये 177 पर है, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट अ स्टॉप लॉस इफ यू कैन मैनेज इट। आपका एक स्टॉप लॉस जो है टेक्निकल एवरेज, एक स्टॉप लॉस जो इसमें बनेगा वो 165 का है। क्योंकि आपकी बाइंग ऊपर की है थोड़ी सी, तो आपका लाइक, बट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद स्टॉप लॉस रेंज जो है, वही रहेगी। तो 165 का एक स्टॉप लॉस है। हालांकि आप 190 से 200 के टारगेट का जरूर वेट कर सकती हैं। एंड फिलहाल आप इसमें बने रहिए। ठीक है फिलहाल। संदीप जी, जी। जो ऑटो सेक्टर जिस तरह से नंबर्स दे रहा है, जी। एक प्री एंट्री मुझे अच्छे से याद आ रहा है। जब ऑटो एंसिलरी सेक्टर की बात हुई थी तो मदरसन संवर्धना 104 100 पर आपके शो में मैंने रेकमेंड किया था। एंड टुडे इट इज 124। ज्यादा समय नहीं लगा इसको, नवंबर की बातें हैं ये, नवंबर से लाइक अभी डेढ़ महीना 2 महीना पूरा नहीं हुआ है, और ये अभी 24% के लगभग का, 20 से 24% के गेन पर ये स्टॉक है। जितने भी लोगों ने अगर उसको कंसिडर किया है, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 120 रुपए का टारगेट दिया था मैंने, जो कि हिट हो गया, अभी 124 पर ये आ गया है और अच्छे से उसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। क्या हमको यहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है? नहीं। अभी ये सेक्टर थोड़ा सा और चल सकता है। तो आप क्या करें कि इसमें 112 रुपए पर इस बार ट्रेलिंग लगा करके, और इसमें जो सेकंड टारगेट दिया गया था 130 का और फिर 145 का, उनका वेट कर लीजिए। दायरा बढ़ाइएगा, दायरा आप लगभग एक और क्वार्टर का समय दें, यानी मार्च तक का समय दें इसको, और ट्रेलिंग के साथ में अभी भी होल्ड करके बने रह सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि जी। अभी भी इसमें से निकलिए मत, आप बने रहिए इसमें। अगर मुझे सही याद है या तो ये 24 तारीख को या फिर 14 तारीख को आपने हमारे दर्शकों को बताया था, तो अभी 2 बार आया था ₹112। एक्चुअली ये बात में, सॉरी। 2 बार आया था ये न्यूज में, मतलब डिस्कशन में। हाँ, तो आप इसमें बने रहिए। अब अपना जो स्टॉप लॉस है आप उसको ट्रेल कर लीजिए। आप अगर 104 रुपये के आसपास से खरीद के चल रहे हैं, आप इसमें होल्ड किया हुआ है, 120 का टारगेट तो आया ही है। अब आप इसको अगले टारगेट के लिए 130 145 के लिए भी 112 रुपये का स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर लीजिए और इसमें आप बने रह सकते हैं। मैं आपकी पुरानी जो फाइलें हैं ना वही देख रहा था कि अगर मुझे इसमें दिख जाए कहीं 14 तारीख के आसपास या 24 को, आई थिंक आप हमारे साथ जुड़ी थी उस समय, शायद आपने ये हमारे दर्शकों को बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं।
ये मैं देख लूँगा, लेकिन 112 रुपये का स्टॉप लॉस आ गया ट्रेल करके, आप अब इसमें बने रह सकते हैं। सुमीर जी का अगला सवाल है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि प्लीज़ रिव्यू आईटीसी होटल, मेरे पास 100 शेयर हैं 218 रुपये पर, आरवीएनएल 100 शेयर है 355 रुपये पर, इसमें स्टॉप लॉस और मुझे टारगेट बताइए और एवरेज लेवल से फैनी। तो सर अब सवाल पता कहाँ आ गया है तपन सर, कि आईटीसी ले लें क्योंकि आईटीसी बहुत अट्रैक्टिव हो गया, या फिर आईटीसी होटल्स, दोनों में से कौन सा अच्छा है? ये हमारे जो दर्शक हैं इनके पास 218 रुपये का आईटीसी होटल्स रखा हुआ है, आईटीसी होटल्स और खरीद लें, इसको एवरेज कर लें, या फिर अब जिन लेवल्स पे आईटीसी है वो बहुत अट्रैक्टिव हो गया? नहीं नहीं, आईटीसी हेड्स डाउन नो, हमेशा अच्छा ही रहेगा। आईटीसी होटल इज फार फार बेटर। पहली बात को एम्बिग्यूटी नहीं है आपकी कि भाई ये कोई जीएसटी लगेगा या जो सिगरेट का टैक्स लगेगा, ये वो बहुत बड़ा। देखो मार्केट को क्लीन स्लेट चाहिए। मार्केट को अगर किसी स्टॉक को भगाना है तो उनको इफ एंड बट्स नहीं चाहिए, तो वहाँ आईटीसी होटल बहुत अच्छा फिट होता है। और आईटीसी होटल की बात भी करें तो नो, आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि वो 15 से 20% से रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है। मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट 20,000 रूम की बात करिए 2030 तक, जो बहुत ही अच्छा जंप है यहाँ से। इवन सेक्टर भी अगर आप देखो तो उसमें पूरा ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भी 72-74% के आसपास रहती है। और जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, आईटीसी होटल्स को डायरेक्टली बेनिफिट होगा यहाँ। और इस लेवल पे ऑफकोर्स ये स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो अपने लेवल से बढ़ चुका है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आगे अच्छा रहेगा। आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म है तो आप प्लीज इस पे बने रहें। यहाँ से भी एक अच्छा खासा जंप यहाँ से दिख सकता है। ठीक है, और अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। तो आईटीसी पे बिल्कुल नज़र मत रखिए, आईटीसी होटल्स पे ही फोकस कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी आईटीसी होटल्स की बात। विले मैम आप देख लीजिए एक बार आरवीएनएल को, जो इनके पास 100 शेयर रखे हैं 355 रुपये के दाम पर। ये पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज भी किया जा सकता है इन लेवल्स पर? ऑलराइट, कितने का प्राइस है इनका? 355 है मैम। अच्छी बात है कि ये ऊपर जाने पर 355 एवरेज है। करने के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, गुड। तो फिलहाल एवरेज मत करिए, ऐसे ही जितना है रखिए उसको एज इट इज। एवरेजिंग सिर्फ और सिर्फ तब करनी है अगर ये 340 पर आए तो, एंड फिंगर क्रॉस रखिए कि 340 ना आए लेकिन अगर आ जाए तो एवरेजिंग करना है ये इसलिए बोला है क्योंकि इनकी बाइंग है थोड़ी सी उसके ऊपर की है ना, तो इसलिए। बट आप इसको फिलहाल एवरेजिंग ना करें, व्यू रखें थोड़ा सा आप इसमें मिड टर्म का। एंड मिड टर्म के हिसाब से आरबीएनएल जो टारगेट्स हम लोगों ने दिए थे 400 का दिया था वो तो हिट हो गया, बट अब जब दोबारा इस पे डिप आया है, कूल ऑफ हुआ है, तो आगे की क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है कंसिडरिंग दैट अब वापस से आप इसमें 400 नहीं, पहला टारगेट यहाँ से 410 का एक्सपेक्ट करिए, और अगला टारगेट इसके बाद सीधा सीधा आप 460 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो और स्टॉप लॉस जो है, अगर कोई फ्रेश एंट्री बना रहा है आई वुड से 340 का वेट करो, जो पहले से है आप एज इट इज बने रहिए, और स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ पर 320 का मेंटेन करके चलिए। कोई भी कंफ्यूजन है दोबारा जाकर के उसको सुनिएगा, क्योंकि मैंने फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग दोनों के लिए अलग तरीके से अलग लेवल्स दिए हैं। ठीक है, ओके। तपन सर एक बार एमसीएक्स पर आपकी राय दीजिए। आज है 2 जनवरी का दिन, आप बोलेंगे 2 जनवरी क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है। तो 10,000 वाला स्टॉक है ना सर, वो आ गया है 2,200 की रेंज में, 2270 रुपये का प्राइस है सर। देखिए स्टॉक स्प्लिट के बाद 3% के आसपास का अप मूव है, तो सर अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी स्टॉक अगर स्टॉक स्प्लिट के बाद अगर दाम कम हो जाता है तो सस्ता हो जाता है, मैंने ये नहीं कहा, दाम कम हो जाता है। तो उस लिहाज से सर 2,270 रुपये पर एमसीएक्स कैसा लग रहा है आपको? एमसेक्स बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप कमोडिटी एक्शन में, एक तरह की मोनोपोली है, एनसीडीएक्स जो है दूसरा एक्शन बहुत छोटा है, एग्री कमोडिटी में होता है। अदरवाइज एमसीएक्स हेड्स ऑन है। अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर जिस तरह से भाग रहे हैं, तो अपने आप आपके जो एफएनओ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और अभी जो गोल्ड और सिल्वर में जो आप ट्रेडिंग के व्यू देखते हैं, कहते हैं ना, डील्स बहुत बड़े होते हैं। और इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरह से क्या हो रहा है कि जो इक्विटी मार्केट ने इतना रिटर्न नहीं दिया, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ने जिस तरह से रिटर्न दिया, तो मुझे पता है काफी ट्रेडर्स गोल्ड और सिल्वर में जा रहे हैं, और वहाँ अपना एमसीएक्स एक है। तो एक तरह से वो बेनिफिट सबसे बड़ा है। और अगर आप देखो वर्ल्ड ओवर
नॉर्मली इक्विटी मार्केट से बड़ा कमोडिटी मार्केट होता है, जो इंडिया में अभी नहीं है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है कमोडिटी मार्केट आगे बढ़ने का। तो आपका एक ही तो प्लेयर है उसमें, तो वो फायदा इसको डायरेक्टली यहाँ हो रहा है। और यहाँ जाके भी मुझे वैल्यूएशन देखे काफ़ी हाई है, 83 के पीई पे है, तो नो डाउट ऑलरेडी वैल्यूएशन हाई है। लेकिन इसकी मुझे लग रहा है यहाँ से इसका वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा रहेगा आगे जाके। और इंटरेस्ट हो रहा है, एफएनओ अभी चल रहा है, क्योंकि मैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में मैंने देखा था कि काफ़ी लोग कमोडिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। सो यस, आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन एमसीएक्स। तो ये तो बाय ऑन डिप्स हमेशा रहेगा, इसको लंबे समय तक वो बहुत अच्छा पैसा बना के देगा ये आपको। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। वीएलए मैम जरा मार्केट देखिए एक बार। मार्केट ने ना एक बार देखिए वीकेंड से पहले जो मोमेंटम है वो पकड़ लिया है। बिजनेस अपडेट्स जो आ रहे हैं ना कंपनी को, उसको लेकर आई थिंक उत्साह है। और आपने कहा था कि 26,270 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 26,310, 26,140 के आसपास हमने बात करी थी। तो 26,250 तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि निफ्टी में लेवल्स आ चुके हैं। तो 26,270 का वेट करें प्रॉफिट बुक करने के लिए जिन्होंने लिया है, या फिर यहीं पर कर लें बुक? नहीं नहीं, वेट कर लीजिए। इनफैक्ट अगर आप अभी नहीं बोलते तो मैं आपको कॉल, मैं आपसे आपसे टाइम लेके बोलती कि देखिए मार्केट पर एक बार ध्यान देना चाहिए। थैंक यू, आपने बोल दिया। क्योंकि सामने आई वाज ट्रैकिंग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक ट्रैकिंग में देख रही थी कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शायद वो ब्राइटनेस मेरे चेहरे पर दिख भी रही होगी। वो स्माइल आ जाती है अगर जैसी आप एंटिसिपेशन करते हैं, अगर उस तरह से आपका व्यू चल रहा है तो लाइकली है कि आपको भी खुशी मिलती है। दैट वाज देयर। तो ठीक है। फिलहाल निफ्टी बैंक का फर्स्ट टारगेट हुआ है, पहले 60,000 के ऊपर निकला है। आप इसमें अभी भी बने रहिए। ट्रेड लॉन्ग ही प्लान करना है, सेल के लिए मना किया था, इट्स वर्किंग। निफ्टी 50 में भी इंडेक्स में बने रहिए। 270 स्टॉप का जो लॉस टारगेट दिया ट्रेल है। करेंगी? स्टॉप लॉस आप चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं इंट्राडे लो पर। अभी वो जो स्टॉप लॉस पहले डिस्कस किया था 2607 का, 2670 का, 070। 26,070 का, उसकी जरूरत नहीं है अभी। अभी आप ठीक है। 26,100 पर स्टॉप लॉस लगा करके बैठ सकते हैं। सिमिलरली इन बैंक निफ्टी में आपको एक थोड़ा सा 100 और सेफ हो गए अभी आप। सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर। 26,100, अभी 26,250 चल रहा है ना। हाँ, तो फिर भी 100, 26,070 26 वाला मतलब मार्केट ऊपर आ गया वहां से 100 पॉइंट, और आपने स्टॉप लॉस बढ़ाया सिर्फ 30 पॉइंट। उतना ही है। क्योंकि इंट्राडे देखिए, टेक्निकल्स अगर आप प्ले कर रहे हो, मोमेंटम प्ले कर रहे हो, तो देयर आर सर्टेन रूल्स जो हमेशा फॉलो करने ही चाहिए। सो स्टॉप लॉस अभी वही है। 26,100 पर ट्रेलिंग करके रखिए एंड ट्राई टू ट्रेल इट। जैसे ये 270 के ऊपर निकलता है, देन आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए 310 के लिए। मोस्ट लाइकली है कि 310 आज हो जाए, लाइकली बोला है मैंने। बहुत ऐसा नहीं कि आप उसको पकड़ के अपनी पोजीशन को उससे पहले काटे ही ना, लेकिन आप ट्रेल करते करते आगे चलिए। एंड बाकी दोनों इंडेक्स पर फिलहाल का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है। नई हाई की एक्सपेक्टेशन है मेरी अच्छी खासी। अब आज बनेगा कि मंडे, आई डोंट नो। नहीं पता क्यों मैं स्टॉप लॉस से छेड़छाड़ करने की बात नहीं कर रहा हूँ। पता डर एक ही बात का है मैम, डर है वीकेंड का। जो 2 दिन का वीकेंड आ रहा है ना, वैसे मूड माहौल ऐसा है कि ज़्यादातर एब्सेंट है, वॉल्यूम कम है, तो कहीं ऊपर से धड़ धड़ करके गिर ना जाए। मतलब वीकेंड से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शक की नज़र से देखना पड़ता है, क्योंकि कब गिरावट आ जाए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे या 2 बजे भी आ जाए, यू नेवर नो। सिर्फ उसलिए आज मैंने कहा था मुश्किल कि है। जो बन रहा है लेकर निकल जाएं क्या, या मतलब एक बार बुक कर लें, इफ़ नॉट पूरा मतलब आधा ही बुक कर लें। नहीं, वेट फर्स्ट टारगेट को तो एटलीस्ट वेट करना ही चाहिए। वेट फॉर फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट, नहीं, उसके तो आगे विच बैंक इज निफ्टी लाइकली के तो टू हिट। 60,000 का टारगेट भी आ गया उसमें। कर लीजिए। अब इतना पूछेंगे आप तो मैं यही बोलूंगी वीकेंड है, नहीं देन नहीं, बुक योर पार्शियल की बात। प्रॉफिट। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू। मेरा कन्विंस करने का मतलब सिर्फ इतना ही है, या फिर बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि 2 दिन का वीकेंड हमारे सामने खड़ा है। जब 60,000 आ गया है, यस, आपने जब 59,700 के आसपास बोला था, तो फिर क्यों ना पार्शियली सही, व्हाई नॉट पार्शियली थोड़ा सा बुक कर लें, कम से कम कुछ तो मिले वीकेंड एंजॉय करने के लिए। ठीक है। थोड़ा सा इसमें पार्शली में भी 70% बुक कर सकते हैं, 30% अभी भी रखिए। हाई पॉसिबल है, इसलिए बोल रही थोड़ा सा चलने दीजिए। 30% तो कम से कम चलने दीजिए। और बाकी सिमिलरली बैंक निफ्टी 50 में भी 70% से ज्यादा बुक, 70% तक बुक कर सकते हैं, बाकी होल्ड करिए। अभी थोड़ा सा ठीक है। मोमेंटम कंटिन्यू होगा। ये इंट्राडे में तो थोड़ी सी मजबूती दिख रही है। कैरी फॉरवर्ड मत करिए पोजीशंस, क्योंकि जो चीज आपको 1-2 दिन में मिलने वाली थी, आपकी बात वैलिड लगी मुझे, वैलिड है कि जो जो व्यू बैंक निफ्टी में 1-2 दिन के लिए दिया था, वो अगर एक ही दिन में हो रहा है, कुछ घंटों में हो रहा है, नथिंग लाइक दैट।
तो आपको जल्दी मिल रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कर लो, दैट्स योर व्यू एंड आई अंडरस्टैंड दिस। मैंने जस्ट मतलब उसको लाइटर नोट पे उसको ठीक है, थोड़ा सा ट्रेलिंग हम लोग कर सकते हैं, बट फिलहाल वेट फॉर द टारगेट। 30% तो क्वांटिटी फिर भी रखना चाहिए, क्योंकि अभी मोमेंटम थोड़ा और कंटिन्यू होगा। मोस्ट लाइकली है कि निफ्टी बैंक आज नया हाई बनाए, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा शायद आज समय ले। ठीक है, निफ्टी एक 50 और आई मीन। एक ना और आपके सामने ऐसा ही सवाल रखता हूँ विले मैम, जब ये थोड़ी दुविधा आती है ना मन में, थोड़ा ऐसे क्लैरिटी नहीं होती, वो है आईएफबी एग्रो को लेकर। आईएफबी एग्रो कल लगा था 10% का अपर सर्किट, आज भी आप देखिए स्टॉक में बहुत ही शानदार मूव है, आज भी करीब करीब 5.5 के आसपास का मूव है। इसमें भी सवाल वही है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लें क्या? एंट्री पर मैटर करते हैं कि आपकी एंट्री कहाँ की है, या तो हाँ, मैं थोड़ा बहुत इसी प्रॉफिट या इसी 60%। इसी प्रिजम्पशन के साथ ही मैंने ये सवाल पूछा कि जिसने नीचे लिया है थोड़ा बहुत बुक कर लें, जैसा जी, चार्ट दिखा भी रहा है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए। देखिए, अच्छा। मैं एक यही चीज सजेस्ट करूंगी आपको, नए साल की शुरुआत अगर अच्छे दिन से करनी है, पहला मार्केट सेशन आपको कल भी था वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नया पूरा वीक क्लोज हो रहा है, थोड़ा प्रॉफिट घर आना चाहिए। जो बुक हुआ, जो पैसे में कन्वर्ट हुआ, वो आपका, जो नंबर्स दिख रहे हैं वो आपका नहीं है। वो कभी भी ऊपर नीचे होता है, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। अगर आपको थोड़ा बहुत लेकर के आना है घर पे, आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आप आईएफबी एग्रो को अभी भी 1370 पर रख के ट्रेल करके छोड़ दे, देन लेट मी टेल यू कि ये आराम से 1670 तक अभी चल सकता है, और अभी ये 1550 पर है। एंड इसके बाद और भी यहाँ से आपको लगभग लगभग 1800 का दूसरा टारगेट भी दिख सकता है। सो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें रहिए, ताकि एक जो अपसाइड की मूवमेंट बाकी है वो भी आपको मिल जाए, समहाउ आपके पॉकेट में वो आ जाए। ठीक है, 1550 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अगला सवाल हमें मिला है राणा राज मौली जी की ओर से, कह रहे हैं, ये हमारे प्राइम मेंबर ही हैं, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर जी, CESC कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 147 पर 700 शेयर होल्ड हैं, लॉन्ग टर्म विजन है अप टू 10 ईयर्स। तो तपन सर, ये तो सवाल आप ही के लिए है, क्या ये अप्रोच ठीक है इस स्टॉक पर? सर, ये 10 साल का व्यू लेना, पावर सेक्टर में रहना ही है, तो क्या CESC बेस्ट पिक है? ठीक है। नहीं, बात अगर 10 साल की है तो ये स्टॉक ठीक नहीं है। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है पावर सेक्टर में जो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि पिछले 5 साल से इसका प्रॉफिटेबिलिटी कुछ हिला ही नहीं है, वहीं का वहीं है। रेवेन्यू जंप कुछ नहीं है, आप सिर्फ देखो तो प्राइस जंप है, और प्राइस जंप में वही प्रॉब्लम होती है कि अगर जिस दिन आपका जो नीचे आता है तो वो बहुत नीचे आ जाता है। आप देखिए तो पी रेशियो अगर मैं देखूँ तो ये भाई 8 के 9 पे चल रहा था, वो अभी आप देखो 15 के आसपास है, बीच में वो 20 पे गया था। और उसका रीजन वही है कि एक तरह से पावर बूम आया था, तब ये स्टॉक भी चला था। आगे जाके मुझे लग रहा है कि यहाँ रेवेन्यू 10% CAGR से ग्रो हो सकती है, ईपीएस ग्रोथ भी 5-10% से होगा 5 ईयर्स। लेकिन जो सेल्स ग्रोथ है वो मुझे यहाँ पंगा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा अभी भी इशू आएगा। आगे जाके इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा ऑन हायर साइड है, और जो ये सेक्टर में है वहाँ डिमांड अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ चुनिंदा अगर आप मैं इसका अल्टरनेट भी देना चाहूँ, मैं CAC में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट पॉजिटिव, तो मेरी ना होगी 10 साल के लिए। अगर आपको जाना है तो आई थिंक वैल्यूएशन की दृष्टि से अभी अदानी पावर एक अच्छे वैल्यूएशन पे खड़ा है। और दूसरा, अगर आपको जाना है पावर में ही जाना है तो एक ये भी अच्छा है, अपना पावर ग्रिड भी एक अच्छा है, जो एक स्टेबल इनकम आपको यहाँ से दे सकता है। या तो आप टाटा पावर भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब CESC नहीं, टाटा पावर, अदानी पावर या फिर पावर ग्रिड, इनको आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है अगर आपका 10 साल का नज़रिया है। सर, अगला सवाल भी आप ही के लिए ही है। ये सौरभ गोयल जी की ओर से सवाल है, कह रहे हैं कि सर मेरे पास TMCV टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 211 रुपये के रेट पर थे, डीमर्स प्राइस था आई थिंक, जो इनका जो सवाल है उसके हिसाब से आई थिंक लग रहा है। कह रहे हैं कि 25% कल मैंने बेच दिए 430 रुपये के रेट पर, बाकी मैं होल्ड कर रहा हूँ 75% अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर नीचे आए तो फ्रेश बाय कहाँ करें? यानी कि इन्होंने एक बार जो प्रॉफिट बुक कर लिया ना, दोबारा चाहते हैं कि 75% तो होल्ड करेंगे ही, वो जो बेचा है उसका भी पैसा अगर बचा है जो नीचे मिलता है तो ये और भी ऐड करने के लिए तैयार हैं। तो सर, क्या ये सही सोच रहे हैं अगर लंबी अवधि का व्यू है इनका? नहीं, सही सोचे। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल बहुत ही कहते हैं ना कि अच्छे लेवल पे है अभी, और ऑपरेशन वाइज भी अच्छा चल रहा है। अगर आप देखें तो आई थिंक कल कल नंबर शायद आया था कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। और
ऑफ कोर्स वी नो द कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स ही है, आयशा मोटर है, लेकिन इतना दबदबा नहीं है। और यहाँ से जिस तरह से इंडिया का कैपेक्स बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कुछ 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स और रिप्लेसमेंट डिमांड भी आती है, तो कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स विल डू वेल। और ये टाटा मोटर ने अच्छा किया कि ये दोनों को सेग्रीगेट कर दिया, तो एटलीस्ट कमर्शियल व्हीकल तो चलने लगा, पैसेंजर व्हीकल की तो अभी बैंड बजी हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है ये उनको आई थिंक यहाँ से 10% अगर नीचे आता है ना तो लेना चालू कर दीजिए। ज्यादा मुझे ये यहाँ से ज्यादा ऊपर दिख रहा है, और ये अच्छा खासा आपको मुझे लग रहा है 20-25% से आराम से ये ग्रो कर सकता है कुछ साल के लिए, क्योंकि डिमांड उतनी है। और कमर्शियल व्हीकल में आई थिंक दे आर वेरी मच वेल प्लेस, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी जो इनके हैं काफी स्टेट ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं बसेस के, वो भी एक अच्छा, उनको ऑर्डर्स बुक भी अच्छा है, तो यस इसमें मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है, ओके। वीएलए मैम जरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी के चार्ट्स देखिए। मैं शंकर सिंह जी का सवाल पढ़ देता हूँ, ये टेक्निकल बेसिस पे सवाल आया है, हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए इनके सवाल से, ऐसा लग रहा है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका। कह रहे हैं कि मैंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी 502 रुपये पर ले रखे हैं, 400 शेयर हैं। अब ये 400 कैसे बने हैं? 2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो कर रखा है, कैसे हुआ है? पहले तो कह रहे हैं कि क्या इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कोई ब्रेकआउट हुआ है, ये बताइए। एक साल में कुछ दिया नहीं इसने, कह रहे हैं कि 50,000 से एवरेज करते हुए मैं 2 लाख रुपए पर पहुंच गया हूं इसमें। तो कहाँ पहले 50,000 डाले, फिर करते करते ये 2 लाख रुपए पर पहुंच गया। आई थिंक 100 शेयर लिए होंगे और 100 शेयर करते करते ये 400 शेयरों पर पहुंच गए हैं। तो पहले तो मैम इनको ये बताइए कि क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कोई ब्रेकआउट हुआ है, और फिर ये 502 वाला जो प्राइस अब तो इनका लेवल है ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहाँ तक जा सकता है ये? ठीक है, कुछ खास नहीं तो 2 रुपए डिविडेंड तो दिया है स्टॉक ने आपको। वेल ठीक है, देखिए फिलहाल के लिए आपने स्ट्रेट, पहली बात तो आपने, सबसे अच्छी बात ये हो गई कि आपने एवरेजिंग ऐसे सड़े गले प्याज में, आलू में नहीं किया, जो एक आपने एक अच्छे एक एसेट में, एक अच्छे, मैं सड़े गले आलू प्याज में इसलिए बोलूं ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि कितना ना मुश्किल मतलब होता है उसको डिस्कार्ड करना भी। पहली बार आपने ये शब्दावली का यूज किया है, सड़े गले प्याज। मतलब कौन से शेयर हैं ऐसे जो आपके दिमाग में है, सड़े गले प्याज की आप बात कर रही हैं? नहीं नहीं, वो फिर में कभी हम इसके बारे में बात करेंगे। बट आज अच्छा, के लिए आपने एक बहुत ही एसेट क्वालिटी जिस कंपनी की ठीक ठाक है, जिसका एक सनराइजिंग इंडस्ट्री में आपने पैसा लगाया, एग्जैक्टली। बड़े ब्रांड पर आपने पैसा लगाया, इसलिए आप बचे हैं। अगर अगर यही चीज एवरेजिंग आप किसी और जगह पे करते तो शायद आप ये सवाल पूछ भी नहीं पाते, मार्केट से शायद आउट होते। दैट्स अ वेरी हार्ड रियलिटी। सो एवरेजिंग करनी भी है, प्लीज एवरीबॉडी मेक अ थंब रूल। अगर आप एवरेजिंग कर भी रहे हो, बी वेरी वेरी केयरफुल कि क्यों कर रहे हो, सिर्फ टेक्निकल है या फंडामेंटल बेस पर आप एवरेजिंग कर रहे हो। बिकॉज अगर आपका टेक्निकल एवरेजिंग आप कर रहे हैं तो उसमें एग्जिट होना चाहिए। फंडामेंटल्स आपको समय के साथ एग्जिट दे देगा, बट टेक्निकल्स किसी को माफ नहीं करता। वेल, बात अभी जेएसडब्ल्यू एनर्जी की कर रहे हैं कि इसमें अगले 1 साल का व्यू मैं आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर अभी चला नहीं है। हमने पीएसयू देख लिए, हमने अलग अलग सेक्टर्स देख लिए, हमने एनबीएफसीज को देखा काम करते हुए, ऑटो चला, और अभी फार्मास्यूटिकल भी ठीक ठाक ही चला। लेकिन एनर्जी को देखो, पिछले 1 साल के हिसाब से बहुत ही नील काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दी है। सो दिस इज द टाइम जहां पर आपको एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर्स पर फोकस्ड रहना चाहिए। नाउ जेएसडब्ल्यू एनर्जी अभी 503 के आसपास पे है। आप इसमें 1 साल का एक पहला टारगेट 600 रुपए का एक्सपेक्ट करिए, विच इज लाइकली, मतलब अगर देखिए तो लगभग 20% एक अपसाइड का टारगेट वो है। इसके बाद भी ट्राई टू होल्ड इट। अगर आप इसको, ये टारगेट अगर आपको जल्दी मिल जाए, यानी कुछ महीनों में मिल जाए, तो भी होल्ड करिएगा और ट्रेलिंग का यूज करिए। 560 रुपए का ट्रेलिंग मेंटेन करके आप इसमें आराम से 680 के भाव को भी ट्रेड कर, चेज कर सकते हैं। सो यू आर लकी कि आपके पास जेएसडब्ल्यू एनर्जी तक कोई खराब स्टॉक नहीं था। अभी फिलहाल आप इसको बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। अभी इसमें स्टॉप लॉस, अगर आपको लग रहा है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हैं, तो स्टॉप लॉस फिर भी जो भी है, स्टॉप लॉस ध्यान में रहना चाहिए, विच इज 460। बट अभी होल्ड करने की ही सलाह है। इनफैक्ट किसी को फ्रेश बाइंग भी करना है तो सेम स्टॉप लॉस एंड सेम टारगेट्स एंड सेम दायरे के लिए आप इसको देख सकते हैं।